नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे HDFC AMC की। HDFC AMC फाइनेंस सेक्टर में एसेट मैनेजमेंट की एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है लगभग 47,684 करोड़। इस कंपनी की फेस वैल्यू है 5। हम इस कंपनी का डिटेल में टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में इस कंपनी में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है और हमारी HDFC AMC में कोई भी खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसका डिसीजन आप अपनी ड्यू डिलीजेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके खुद लीजिए। तो अब चलते हैं HDFC AMC के वीकली टेक्निकल चार्ट पे। तो ये है HDFC AMC का वीकली चार्ट। HDFC AMC की जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी अगस्त 2018 में, और उसके बाद HDFC AMC नीचे गया। इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और फेब 2019 में इसने लो लगाया 1320 का, और उसके बाद HDFC AMC ने 9 मंथ्स में 280% का जंप लिया। इसकी वैल्यू हो गई थी नवंबर 2019 में 3707 रुपये। उसके बाद ये गिरा, बीच में इसने काफ़ी उठापटक मचाई एंड फाइनली मई 2022 में इसने अपना लो लगाया जो कि था 1706 रुपये। तो ये था लगभग 50% डाउन 18 मंथ्स में। अब यहाँ से आप देखें, इसके बाद अभी रिसेंटली इसने क्या किया, यहाँ से बढ़ना शुरू किया है और यहाँ पर ये हायर बॉटम्स बना रहे हैं। तो पहला बॉटम ये था और सेकंड इसने हायर बॉटम ये बनाया। साथ ही साथ अगर आप इसको देखते हैं तो ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा है जिसमें इसने यहाँ पर जो है इसने ब्रेकआउट दिया है इस पैटर्न का, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, जिसको ये अगर तोड़ देता है जो कि है 2286 2287 के आसपास, इसको अगर ये तोड़ देता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो होगा 2655 रुपये, और अगर इसको भी तोड़ के ऊपर चला जाता है तो होगा 3254 रुपये। सो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसका 2290 का लेवल जो है वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे तोड़ना जरूरी है। अगर उसके ऊपर ये डिसाइसिवली क्लोजिंग देता है तो उसके बाद अब 2655 का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉलोड बाय 3254। अब हम बात कर लेते हैं HDFC AMC के फंडामेंटल्स की। तो ये जो कंपनी है ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी 6 अगस्त 2018 को, और करंटली ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है विच इज़ बैक्ड बाय जायंट HDFC ग्रुप। अगर हम इसके एसेट्स को देखें, कितनी एसेट्स ये मैनेज करती है, तो एज ऑन 31 मार्च 2022 इसका जो AUM था वो था 4 लाख करोड़ के आसपास। और अगर कंपनी की हम प्रोडक्ट्स ऑफरिंग देखें तो अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस इसके पास स्कीम्स हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे लिक्विड हो। अगर हम कंपनी के AUM की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसका AUM ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है एक्सेप्ट इन 2020, दैट वाज बिकॉज ऑफ कोविड, जिसमें थोड़ा डिक्लाइन आया था। अदरवाइज अगर फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करें तो इसका AUM था 2,91,000 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर हो गया है लगभग 4 लाख करोड़। अब हम स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर्स और रेशोज़ की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक का जो P है वो है 34.8, जो कि इंडस्ट्री P 26 उससे थोड़ा ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि है 9, वो इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। अगर हम ROCE की बात करें, ROCE है इसका 36.2% और ROE है 27%। रिटर्न ऑन एसेट है 25.4%। डेट टू इक्विटी देखें तो वो 0 है और इसकी प्लस परसेंटेज भी 0 है। अगर हम स्टॉक के PE का ग्राफ देखते हैं तो ये जो है स्टॉक के PE का ग्राफ है। यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है इसको अगर आप देखें तो ये है PE, और ये जो बार यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं EPS को। अगर आप देखते हैं तो 2018 से लेकर जनवरी 2020 के आसपास तक इसके जो EPS में लगातार बढ़ोतरी हुई थी, और उसके बाद इसका EPS ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है। रिसेंटली इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आई है, बट अगर हम PE देखते हैं तो नवंबर 2019 में स्टॉक का जो PE था वो था लगभग 67 के आसपास, और इसके बाद इसके PE में लगातार गिरावट आई, और अभी दिसंबर 2022 में इसका PE जो है वो लगभग 35 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसका जो मीडियन है PE का वो है 41.8, और अपने मीडियन से भी काफ़ी नीचे इसका PE है। इसका मतलब यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है, और अगर इसको भी ये तोड़ के ऊपर जाता है तो अप टू दिस लेवल इसका PE कम से कम आना चाहिए, दैट इज़ अराउंड 50। अब हम कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जून में थी ये 522 करोड़, जो बढ़कर हो गई 545 करोड़, और अगर हम इसको पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 411 करोड़, जो अब घटकर रह गया है 405 करोड़, और ये जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो 390 करोड़ का प्रॉफिट था उससे थोड़ा ज़्यादा है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर थोड़ी गिरावट आई है, बिकॉज सेबी ने क्या किया है कि सेबी ने जो एक्सपेंस रेशियो अपने कस्टमर से चार्ज करते थे उसको रेगुलेट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुई है और इसी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पर आप डिक्लाइन देख रहे हैं। बट अब क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं इनके प्राइसेस के अंदर, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी और साथ ही साथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो सितंबर 2021 का जो प्रॉफिट था वो था 344 करोड़, जो बढ़कर हो गया है 364 करोड़ और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी 50 करोड़ की बढ़त है इसके अंदर। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो देखिए लगातार बढ़ी है और मार्च 2022 में इसकी सेल्स बढ़कर हो गई है 2429 करोड़। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखिए लगातार इसका बढ़ा है और मार्च 2022 में हो गया 1913 करोड़। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप देखेंगे कमी आई है और ये कमी जैसे मैंने बताया कि जो सेबी के रेगुलेशन है उसकी वजह से है। बट बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब कंसिडर हो चुकी हैं तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पर लगता है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। अगर हम ईयर ऑन ईयर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट लगातार इस कंपनी का बढ़ा है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है और कंपनी के रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2022 में पिछले ईयर के मुकाबले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया है। मार्च 2021 में था 1085 करोड़, जो बढ़कर हो गया 1254 करोड़। अब हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर है 62.8%, एफआईआई की है 12.34%, डीआईआई की है 12.27% और पब्लिक की है 12.58%। अगर आप देखें तो पिछले कुछ टाइम में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली डिक्रीज़ किया है। बट अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखें तो एफआईआई की होल्डिंग में खासी बढ़त है। जून 2022 में उनकी होल्डिंग थी 7.28%, जो उन्होंने बढ़ाकर कर दी है 12.34%। अब अगर हम डीआईआई की होल्डिंग देखें तो डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को काफ़ी इंक्रीज़ किया है। मार्च 2022 में डीआईआई की होल्डिंग थी 9%, जो जून में उन्होंने बढ़ाकर कर दी है 11% और अब सितंबर में बढ़ा के कर दी है उन्होंने 12%। तो लगातार इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम एचडीएफसी एएमसी का कंपैरिजन इसकी पेयर ग्रुप की कंपनीज जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, उसके साथ कर लेते हैं। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की टर्म्स में बात करते हैं तो आप देखिए कि निप्पॉन लाइफ का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले गए साल का वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 23%, एंड उससे कम है आदित्य बिरला का, दैट इज़ 21.41%, और सबसे कम है एचडीएफसी एएमसी का। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की टर्म्स में बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आदित्य बिरला की सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 28%, निप्पॉन लाइफ की है 9% और एचडीएफसी एएमसी ने प्रॉफिट ग्रोथ जो दिखाई है लास्ट ईयर में वो है 5%। अगर हम आरओई परसेंटेज और आरओसी परसेंटेज को देखते हैं तो सबसे बेहतर है आदित्य बिरला की। आदित्य बिरला का जो पिछले गए साल का आरओसी है वो है 34% और इसका आरओसी है 45%। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है एचडीएफसी एएमसी एंड फाइनली आता है निप्पॉन लाइफ जिसका आरओई है 22.97% एंड आरओसी है 29.69%। तो ये तो हो गए इन तीनों कंपनीज के पैरामीटर्स का कंपैरिजन। बट अगर हम एज ए सेक्टर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो अभी केवल 8% है और इसके कंपैरिजन में अगर आप यूएस के अंदर देखते हैं तो वो पेनिट्रेशन जो है वो लगभग है 46% के आसपास, चाइना में है 44% के लगभग और जापान में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है 20%। तो ये फिगर हमको ये बताती हैं कि इंडिया के अंदर अभी जो है पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बहुत लिमिटेड है, केवल 8% है और बहुत स्कोप है। जैसे जैसे जनरल पब्लिक जो है म्यूचुअल फंड के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करेगी उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, बिकॉज इनका सबका एयूएम बढ़ेगा और जैसे कि हमने बात किया कि भाई आने वाले टाइम में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में के अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनीज की ग्रोथ काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि पेनिट्रेशन के साथ साथ बढ़ेगी और बिकॉज पेनिट्रेशन का स्कोप काफ़ी है इसलिए इन कंपनीज का ग्रोथ का स्कोप भी बहुत है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप इसके प्राइस में देखेंगे। अब अगर हम एचडीएफसी एएमसी की रिटर्न्स देखें तो गए वीक में इसने रिटर्न दिया है 2.91% का, 1 मंथ में दिया है 6.96% का और 3 मंथ्स में दिया है 10.61% का। लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न है 20.39%, जबकि ईयर की शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो वह नेगेटिव -9% और पिछले दिसंबर से हम कंपेयर करें तो वह है -12%। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल का रुझान जो है वो स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ है
और एनालिस्ट की रेटिंग जो है बाई की तरफ है। तो फ्रेंड्स ये था HDFC AMC का कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।